अस्सलाम वालेकुम। द सेकंड मेजर इस्लाम मुस्लिम फ़िलासफ़र इज़ बेसिकली अल-मवारदी। इसकी डोमेन जो है वो अल-फ़राबी से काफ़ी डिफरेंट है बेटे। ये अब्बासिद डायनेस्टी में आया था और इसका जो लिंक है वो अब्बासिद्स के साथ जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग था। ही वॉज अ वेरी वेरी एक्सट्रीमिस्ट फ़िलासफ़र क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ रिलीजियस फ़िलासफ़ी को फोकस किया है। इसने पॉलिटिकल डोमेन और पॉलिटिकल थ्योरी को उस तरह से एक्सप्लेन नहीं किया जिस तरह से अल-फ़राबी करता है। इसका मेजर जो फोकस है वो फ़िक़्ह पे, रिलीजन पे, रिलीजियस कॉनोटेशन पे और थियोलॉजिकल टेक्सटिंग पे बहुत ज़्यादा था। इसने सिर्फ और सिर्फ इमामत और वजारत को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी। ही वॉज बेसिकली अ फॉलोअर ऑफ प्योर इस्लामिक डोमेन्स। वो ये क्लेम करता था कि जब हम इस्लामिक डोमेन से और इस्लाम जिस तरह की चीज़ों को प्रमोट करता है या जिस तरह की चीज़ों को हमारे पाइस कलफ ने फोकस किया था, अगर आप उन्हीं को पॉलिटिकल थीरीज़ के अंदर फॉलो नहीं करोगे तो डेफिनेटली आपकी जो स्टेट्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। आप अपनी पावर को और अपनी पावर डोमेन्स को लूज़ कर दोगे। तो ये उसका कॉन्सेप्ट था। और अल-मवारदी के बारे में जो एक और कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है बेटा कि ये बेसिकली कहा यह जाता है कि अब्बासिद डायनेस्टी के अंदर इसने सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो बहुत ज़्यादा प्रमोट किया अपनी राइटिंग्स के थ्रू, क्योंकि ये शिया कम्युनिटी के अगेंस्ट था और इसने काफ़ी एक्सट्रीम लेवल पे चला गया। और कहा यह जाता है कि जो थियोलॉजिकल टेक्सटिंग के बाद हमें एक प्रॉपर डिवीजन नज़र आती है शिया सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट की, वो बेसिकली अल-मवारदी के टाइम पे बहुत पीक पर चली गई थी। और उसके बाद ऑब्वियसली कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स तक आते आते आपको अंदाज़ा होगा कि टिल नाउ जो है हम फाइट कर रहे हैं इन्हीं तमाम तर इशूज़ के साथ। अल-मवारदी जो है ही बोर्न इन 974 एंड ही डाइड इन 1058। ये 1974 में पैदा हुआ और 1058 में ही डाइड। इसका भी पूरा नाम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अबू अल हसन अली इब्ने मोहम्मद इब्ने हबीब अल-मवारदी, नोन इन लैटिन एज अल-बैकुन। ये उसका इटालियन नेम है, ये भी अक्सर आ जाता है बेटे, लैटिन नेम है। He was a Kurdish Islamic jurist of the Shafi school, most remembered for his work on religion, government and caliph, मतलब caliphate पे जो उसका काम है। कुर्दिश के बारे में थोड़ा बहुत मैं आपको बता दूँ। बेसिकली ये टर्की के टाइम ऑटोमन एम्पायर में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं और कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर कुर्द्स जो हैं वो अपनी इंडिपेंडेंट मूवमेंट जो है वो रन कर रहे हैं और इनकी जो डिफरेंट फोर्सेस हैं वो मिडल ईस्ट में भी फाइट कर रही हैं। कुर्द्स का जो इंटरेस्ट है वो ये है कि वो अपनी एक कुर्दिस्तान, ग्रेटर कुर्दिस्तान की स्टेट जो है वो बना सकें। पहले ये रिपब्लिक ऑफ टर्की से जो है वो सेपरेट होमलैंड डिमांड कर रहे थे, लेकिन उन्होंने वहाँ पर इनकी पूरी की पूरी मूवमेंट को जो है वो स्नैप कर दिया और अब इनका फोकस जो है वो इस तरफ है कि हम लोगों को जो है मिडल ईस्ट के अंदर किसी स्टेट के अंदर विद इन स्टेट हम अपनी इंडिपेंडेंस जो है वो डिमांड करें और इस टेरिटरी के अंदर जो है अपनी रूलिंग को स्ट्रॉन्ग करें। लेट्स सी ये फाइट कब ख़त्म होती है। मिडल ईस्ट की भी सिचुएशन खैर काफ़ी ख़राब है। इसको जो है मोस्टली रिलीजन और रिलीजन कॉनोटेशंस में ही इसने जो गवर्नमेंटल कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन किया था उस पर्सपेक्टिव में, और फिर इसका जो कैलिफुट की थ्योरी है दैट इज इसके जो मेजर वर्क्स हैं, मेजर थ्योरीज हैं वो यही हैं। बुक्स इसने जो बेटा लिखी द डिसिप्लिन ऑफ रिलीजन एंड वर्ल्डली मैटर्स। नाम से ही बेटा बहुत क्लियर है कि बेसिकली इसने ये बताया था कि रिलीजन और वर्ल्डली मैटर्स को हम को अलाइन करके कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसका मानना था कि रिलीजन और आपके वर्ल्डली मैटर्स को सेपरेटली डिफाइन नहीं किया जा सकता। इसका एक बहुत स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ था कि रिलीजन और वर्ल्डली मैटर्स आर ऑलवेज ऑन अ सिंगुलर पेज। इसका मानना था कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इस्लाम का जब हर कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ है और वो पॉलिटिकल लाइफ से लेकर आपकी इकोनॉमिक से लेकर आपके इंडिविजुअल लाइफ के बारे में भी आपको गाइड करता है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि आप ये क्लेम करते हैं कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर कि आप पॉलिटिक्स को सेपरेटली डील कर सकते हैं। इसका मानना था कि पॉलिटिक्स को सेपरेटली डील नहीं किया जा सकता। पॉलिटिक्स जो हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं अगर आप उनको सेपरेट पेज पर डील करें, और ये पॉलिटिक्स को अलॉन्ग विद रेफरेंस टू रिलीजन जो है वो सेम पेज पर डील करता है। और इसके बाद आपको ये भी बता दूं कि इसके इम्पैक्ट्स में आपको मुल्लाइज़म का राइज नज़र आएगा, रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी का राइज। इवन पाकिस्तान जैसे कंट्री के अंदर ही आप देखते हैं कि ज़िया की इस्लामाइजेशन के बाद जो एक एक्सट्रीम वेव ऑफ मुल्लाज है, एक्सट्रीम वेव ऑफ उलमाज है,
उसके आफ्टर शॉक्स आप आज भी फील कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत पीछे हैं, और जिसकी वजह से आपको जेंडर राइट्स का जो इशू है, स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट का, वो आपको आज भी फेस करना पड़ रहा है। पॉलिटिकल थेरीज की अगर बात की जाए तो पॉलिटिकल थेरीज के अंदर बेटे जो इसकी थेरीज थी, पहली थेरी थी इमामत की। इमामत की थेरी को बेटा ये एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली एक इमाम जो होता है, एक इमाम वो होता है जो रिलीजियस टेक्स्ट को और रिलीजियस कॉनोटेशंस के थ्रू आपको गाइड करता है कि हाउ टू रूल द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ अ स्टेट। वो ये कहता है कि इमाम जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट इस बात का है कि आपकी पॉलिटिक्स के अंदर आपको गाइडलाइंस मिले कि दीन आपको क्या कहता है, इस्लाम आपको हर चीज़ के बारे में क्या गाइड करता है। तो इमामत की जो थ्योरी है वो बेसिकली ये एक्सप्लेन करती है। इसका मानना था कि इमामत की जो पूरी पोजीशन है उसको बेसिकली डिफाइन ही इसलिए किया गया था हज़रत इमाम हसन और हुसैन के टाइम पर, ताकि आप उनसे गाइडलाइंस ले सकें, रिलीजियस गाइडलाइंस, क्योंकि ऑब्वियसली प्रोफेसी तो एंड हो गई थी, तो डेफिनेटली अहले बैत से जो है वो आप गाइडलाइंस लेते थे कि अल्लाह ताला के राह पर हम कैसे चल सकते हैं। बिकॉज हमारा मानना है एज अ मुस्लिम कि ये वर्ल्ड जो है वो सिर्फ हमारी एक इम्तिहान है। इस दुनिया में हमें पैदा किया गया है ताकि हम एक तरह का एग्ज़ाम पास कर सकें, और उसकी बेसिस के ऊपर हमसे डे ऑफ जजमेंट के ऊपर डिफरेंट चीज़ें जो हैं उनके अकॉर्डिंगली हमें हेल या हेवन जो है उसमें भेजा जाएगा। तो डैट इज़ वो इमामत के इंस्टीट्यूशन को वो कहता था कि रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। वो कहता था कि अगर आपका इमामत का इंस्टीट्यूशन रीस्टैब्लिश हो जाएगा तो डेफिनेटली आपके जितने भी इवल्स हैं, जिनको हम सोशल इवल्स कहते हैं, जैसे पावर मैक्सिमाइजेशन बिहेवियर, लस्ट, ग्रीडीनेस, करप्शन, चोरी, वो ये कहता था कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा अगर आप इमामत के इंस्टीट्यूशन को रीइंस्टेट कर देंगे विद इन द स्टेट्स। सेकेंड, उनका बेटा वेल्थ के पर्सपेक्टिव में उसकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो थीरीज हैं। वेल्थ को वो इस तरह इससे एक्सप्लेन करता है कि वो कहता है कि वेल्थ की जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है वो तभी पॉसिबल है जब आप ज़कात और खैरात और सदकात के सिस्टम को फॉलो करेंगे, जो कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के बाद जो है पाइस कैलफ ने भी किया। तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता है कि वेल्थ के अंदर जो आप कॉन्टेंट उस टाइम पे जो एरा चल रहा था उसमें जो मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट आ गया था और आपकी एलीट वर्सेस पुअर क्लास का आइडिया आया था, तो उसने कहा था कि ज़कात के सिस्टम को रीस्टैब्लिश करने की ज़रूरत है। आप जब ज़कात के सिस्टम को रीस्टैब्लिश कर देंगे तो उससे फ़ायदा ये होगा कि आपकी अकोमेशन या अकोमोलेशन ऑफ वेल्थ की जगह रोटेशन ऑफ वेल्थ, जो पैसा है वो गर्दिश में रहेगा, और सदका और खैरात से आपकी जो गरीब क्लास है, जहाँ पर पावर्टी एग्जिस्ट करती है, जो बिलो द पावर्टी लाइन रह रहे हैं, जो लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़ को अफोर्ड नहीं करते, वो डेफिनेटली उनको हेल्प मिल जाएगी। तो इससे आपकी सोसाइटी के अंदर ईज़ क्रिएट होगा, और जब आपकी सोसाइटी के अंदर ईज़ क्रिएट होगा तो पीस एंड स्टेबिलिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है। प्लस आप जो है गुडविल को प्रमोट करते हैं और आप एक वेलफेयर स्टेट के आइडिया को भी प्रमोट कर सकते हैं। फिर उसका जो तीसरा मेजर कॉन्सेप्ट है दैट इज़ बेसिकली रेलिवेंट टू द मिनिस्ट्री। मिनिस्ट्री के हवाले से उसका मानना ये था कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे भी वो सहाबा कराम को अपने बहुत क्लोज रखते थे। डिफरेंट लोगों को वो डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देते थे। उनके लाइफ में भी हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बहुत सी वॉर्स में लीड किया है, तो वो यही क्लेम करता था कि आपको सेपरेटली इमामत के अंडर जो है वो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ बनाने की ज़रूरत है, जिनको आप स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज़ जो है वो असाइन कर सकें। आप जब स्पेसिफिक टास्क और ड्यूटीज़ उनको असाइन करते हैं तो उससे आपकी जो स्मूथनेस है, ठीक है, जिस तरह आपने कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में सिविलियन ब्यूरोक्रेसी जो है वो बनाई है, और सिविलियन ब्यूरोक्रेसी इसलिए बनाई है कि वो अपने टास्क को परफॉर्म कर सके और वो ईज आउट कर सके बेसिकली गवर्नमेंटल टास्क को। तो वो मिनिस्ट्री को उस टाइम पे इसी तरह डील करता था कि बेसिकली मिनिस्टर्स जो हैं वो ईज आउट करते हैं इमामत की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, और एक इमाम के ऊपर जब इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर का भी कॉन्सेप्ट है दीन के अंदर, ठीक है, जिससे उसको हेल्प मिल जाएगी। लेकिन वो मिनिस्टर्स वही हों जो बेसिकली रिलीजियस कॉनोटेशंस को या रिलीजियस टेक्स्ट को फॉलो करते हुए अपनी मिनिस्ट्रीज को रन करें। उसके बाद अकाउंटेबिलिटी के ऊपर वो आता है। अकाउंटेबिलिटी जो है बेटा वो उसको बेसिकली रिलीजियस आर्गुमेंटेशन से जो है वो सपोर्ट करता है। अकाउंटेबिलिटी का आइडिया अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे ही बेटा ओपन कोर्ट का सिस्टम आ गया था।
हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम से भी कोई भी मस्जिद में आके जो है वो डिमांड कर सकता था ट्रांसपेरेंसी की, और वो यही कहते थे कि रूलर इज़ बेसिकली अकाउंटेबल बाय द पब्लिक। इसीलिए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अगर एक कुर्ता भी सिलवाते हैं तो एक बदू उनसे पूछ लेता है कि ये आपने कहाँ से लिया है, और उनका बेटा आके बताता है कि मैंने अपना कपड़ा भी जो मुझे मिला था वो मैंने अपने बाबा को दे दिया। सो ट्रांसपेरेंसी का जो कॉन्सेप्ट है, आंसरेबिलिटी बाय द पब्लिक का जो कॉन्सेप्ट है, वो सबसे पहले रिलीजन ने दिया, इस्लाम ने दिया, और इसको प्रैक्टिकली फॉलो जो है वो खुलफाए राशिदीन ने भी किया, और हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने बेसिकली ये लेसन टीच किया। तो आज जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के अंदर या उस टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू था वो अकाउंटेबिलिटी का था। रूलर्स को लगता था वी आर नॉट अकाउंटेबल बाय एनीवन। तो वो ये कहता है कि अगर आप दे आर नॉट अकाउंटेबल बाय द सिविलियंस, अगर ये कॉन्सेप्ट भी आपने इनकलकेट करना है, तो आप जो इमामत है उसको जो है वो रीइंस्टेट जब करवाएंगे तो इमाम जो है वो उसको ज़रूर आंसरेबल होंगे। और इमाम एक ऐसा इंसान होगा जिसमें ऑब्वियसली ट्रुथफुलनेस होगी, काइंड हार्टेडनेस होगी, प्रोफेसी की क्वालिटीज़ होंगी, तो वो डेफिनेटली सिविलियन सुपरमेसी के बारे में, इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक के बारे में बहुत फोकस्ड होगा। जैसे हज़रत इमाम हुसैन ने भी पूरी की पूरी हिजरत जो की है करबला तक, वो इसीलिए की कि कूफा वालों ने उनको खतूत लिखे थे। सो दिस इज़ द रीज़न, और यही आर्गुमेंट जो है वो इस्तेमाल भी करता है। उसके बाद बेटा उसकी थेरी ऑफ इमामत और कैलिफ है, जिसके अंदर इमाम को वो यही कहता है कि आपने अगर फ़िका को, रिलीजन को, सुन्ना ऑफ हॉली प्रॉफिट को जो है वो दोबारा से रिप्रोड्यूस करके जो है वो अप्लाई करना है, तो उसके लिए इमामत और कैलिफुट की थेरी बहुत ज़रूरी है। फिर वो कहता है किस लिए इमामत ज़रूरी है बेटे, दो चीज़ों के लिए। एक वो कहता है फॉर सोशल सिस्टम, सोशल सिस्टम के अंदर बेटा आपके रिलीजियस वैल्यूज़ आती हैं, आपके नॉर्म्स एंड कल्चर्स आते हैं, आपके रिलीजियस टेक्स्ट के अंदर जो आपका क्रिमिनल पनिशमेंट सिस्टम है वो आता है, आपका इक्वलिटी अमंग द सिविलियंस आता है, आपका इक्विटी का आइडिया आता है कि अपॉर्चुनिटीज शुड बी गिवन ऑन इक्वल लेवल टू एवरीवन, आपके वुमेन राइट्स आते हैं, आपके ऑर्फन राइट्स आते हैं जिसमें यतीमों के हकूक़ के बारे में बात की गई है, आपके प्रॉपर्टी राइट्स आते हैं जिसमें आपकी प्रॉपर्टी जिसे हर मुसलमान दूसरे की इज्जत, माल और जान की हिफाजत करे, ये कंपल्शन है। इसके अलावा नेबरहुड का कॉन्सेप्ट आता है कि 40 घरों तक जो है वो हमसाया है, और आपका हमसाया भूखा ना सोए, ये भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर आपके सोशल सिस्टम के अंदर बेटे जस्टिस, डिलीवरेंस आता है, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट आपके स्लेव राइट्स आते हैं, क्योंकि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे भी आपको पता है कि स्लेवरी सिस्टम था, उसके बाद भी काफ़ी अर्सा तक रहा। तो डेफिनेटली सोशल सिस्टम की कंपल्शन के लिए आपके पास इमामत और कैलिफ इंस्टीट्यूशन होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, इमामत और कैलिफ की थेरी में वो एक्सप्लेन करता है कि बेसिकली सिलेक्शन ऑफ इमाम, ये तो उसने बता दिया कि इमामत बहुत ज़रूरी है, लेकिन फिर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इमाम को सिलेक्ट कैसे किया जाएगा। इमाम को क्या डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया जाएगा, इमाम को क्या पॉपुलैरिटी वोट्स के थ्रू सिलेक्ट किया जाएगा, इमाम को क्या इस बात पे सिलेक्ट किया जाएगा कि ही इज़ वेरी पॉपुलर अमंग द सिटीजन्स, या इमाम को उसकी पर्सनल क्वालिटीज़, लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर जो है वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो क्या मेथड होगा इमाम को सिलेक्ट करने का। तो उसने बेसिकली 2 मेथड्स को बेटा एक्सप्लेन किया था, मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट एंड इमाम सिलेक्टेड बाय प्रीवियस। इसका मतलब ये है, पहली बात है मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट का मतलब क्या है। मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट का बेटे मतलब ये है कि बेसिकली जो मुस्लिम वोट का मतलब है कि जो मजलिस शुरा है, जो कंसल्टेशन आपकी एक तरह की पार्लियामेंट है, उसमें आपके उल्मा होते हैं और वो बड़े नेक लोग होते हैं, उनके दरमियान वोटिंग करवाई जाएगी और वो जिसके हक में फैसला दे देंगे वो इमाम बन जाएगा। दूसरा ये है कि अपने डेथ बेड से पहले या अपनी डेथ से पहले जो रूलिंग इमाम है, जो ऑलरेडी रूल कर रहा है, वो बता दे कि मेरे बाद कौन सा इमाम होगा। तो ये 2 मेथड्स जो हैं वो एक्सप्लेन करता है। अच्छा, मज़े की बात, ये 2 मेथड्स भी जो 4 पाइस कैलिफ्स हैं उनको जैसे सिलेक्ट किया गया था, उन्हीं की बेसिस पे इसने ये दोनों कॉन्सेप्ट दिए हैं कि प्रीवियस इमाम या तो कर दें या मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम वोट, जिसमें आपके लीडिंग उलमाज आ जाएं या लीडिंग आपके पॉलिटिकल पर्सनालिटीज़ आ जाएं। थेरी ऑफ इमामत के अंदर बेटा उसके बाद वो फोकस करता है व्हाट शुड बी द क्वालिटीज़ ऑफ इमाम। एक इमाम की क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए। पहला है मैच्योर नॉट इमेच्योर, सेन नॉट इनसेन, मेल नॉट फीमेल, फ्री नॉट स्लेव, हेल्दी नॉट इल और सिक, courageous not coward, high character, just, generous, moderate, not short tempered,
experienced and should have sagacity, wisdom, acumen and intellect. पहली तो बात है बेटा वो शॉर्ट टेम्पर ना हो, बहुत मेच्योर हो, बहुत काम हो, अपनी उसको मेंटल जो माइंड कैपेसिटीज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो, ताकि वो डिसीजंस जो हैं बहुत स्ट्रांगली ले सके और इमीडिएट डिसीजंस ले सके. सेन नॉट इनसेन, वो आपका मेंटल फिटनेस जो है, साइकोलॉजिकल फिटनेस जो है वो बहुत ज़रूरी है. उसके बाद क्योंकि जो ऑब्वियसली यजीद इटसेल्फ सेन ही था एक तरह, मेल नॉट फीमेल, क्योंकि इस्लाम में है कि बेसिकली मेल्स को ही कहा गया कि वो हुक्मरानी करेंगे और गवर्नमेंट को जो है वो लीड करेंगे. दैट इज़ वो इसने भी ये क्लेम किया कि उसको मर्द होना चाहिए. ऑब्वियसली फीमेल्स रूल नहीं कर सकती हैं. उसको स्लेव नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्लेव होगा तो डेफिनेटली वो अपने मालिक को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उसकी बातों से बहुत इन्फ्लुएंस्ड होगा. और उसको हेल्दी होना चाहिए बॉडी उसकी डेफिनेटली, अगर मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट या मिलिट्री लीडर के तौर पे उसने काम करना है तो. करेजियस का मतलब है उसके अंदर हौसला बहुत होना चाहिए, फेथ और बिलीव उसका खुदा पे बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. यही चीज़ जो है करेजियस बनाती है एक मुस्लिम लीडर को. हाई कैरेक्टर का मतलब है उसके ऊपर किसी तरह का सिविल और क्रिमिनल केस ना हो, उसके ऊपर किसी तरह का सिविल क्रिमिनल केस होने के अलावा किसी तरह का एलिगेशन ना हो. फिर इंसाफ करने वाला हो, उसके अंदर बाइसनेस और नेपोटिज्म वगैरह इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट ना करें. जनरस, सखावत जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ताकि वो वेल्थ या मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ना करे, वो मैक्सिमम वेल्थ की अकोमोलेशन खुद ना करे, बल्कि वो डिवीजन प्रिंसिपल में यकीन रखता हो और लोगों के ऊपर जो है वो लुटाने में यकीन रखता हो, कि पब्लिक वेलफेयर को जो है वो फोकस करे. मॉडरेट नॉट शॉर्ट टेम्पर, एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए. हेट्रेड जो पॉलिसीज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा प्रमोट ना करे. मॉडरेट होना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने अपनी लाइफ के अंदर भी जो सबसे ज़्यादा फोकस है बच्चों, वो बेसिकली इसी चीज़ पर किया कि आप अपनी एथिक्स और मोरालिटीज़ के साथ किस तरह से लोगों को कन्विंस कर सकते हो. एथिक्स और मोरालिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोग, इवन 40% लोग वो मुसलमान हुए जो मुस्लिम्स के अखलाक से, बिहेवियर से इंस्पायर हुए थे. तो दैट इज़ वाई ये फोकस बहुत ज़्यादा किया गया कि मॉडर्निटी या मॉडरेट होना बहुत ज़रूरी है. दूसरे के खुदाओं को बुरा ना कहो ताकि वो तुम्हारे खुदाओं को बुरा ना कहें. ये जो एक तरह की एडवाइस है ये कुरान पाक में की जा रही है, और यही एडवाइस हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अपने लोगों को करते थे. तो मॉडरेट होना जो है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उन लोगों को ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली रूल कर सको. एक्सपीरियंस होना चाहिए, ऑब्वियसली शॉर्ट साइटेड ना हो, वो लॉन्गर रन में और लॉन्गर बेनिफिट्स के अंदर जो है वो चीज़ों को देख सकें. इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, ऑब्वियसली शार्पनेस विद रेफरेंस टू रीज़न और लॉजिकल आर्गुमेंटेशन वो बहुत ज़रूरी है. जितने ज़्यादा आप शार्प साइटेड होते हो, जितने ज़्यादा आप विजडम आपके अंदर होता है, उतने बेहतर डिसीजंस जो हैं वो आप ले सकते हो, उतने गलत डिसीजंस जो हैं वो आप कम लेते हो, जो कि एवेंचुअली आपकी स्टेट को बेनिफिट करते हैं. उसके बाद बेटा इज्तिहाद के ऊपर उसको बहुत कमांड होनी चाहिए. इज्तिहाद के ऊपर कमांड होने का मतलब क्या है कि जो कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ हैं वो उनको डील कर सके. कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ से मुराद ये है बेटा कि अगर स्टेट के अंदर किसी तरह की बिद्दत क्रिएट हो गई है ज़कात सिस्टम को लेके, सदका और खैरात को लेके, ड्रेसिंग को लेके, किसी वुमेन इशू को लेके, किसी मैरिज इशू को लेके, तो वो बेसिकली कंडक्ट करा सके इज्तिहाद के प्रोसेस को, और वो बता सके कि इसको आप किस तरह लेकर चलना है, ताकि सोसाइटी के अंदर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन क्रिएट ना हो या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो ना स्टार्ट हो जाए. उसके बाद एक्सपर्ट ऑन रिलीजियस मैटर्स, उसकी एक्सपर्टीज़ बहुत ज़रूरी है रिलीजन के ऊपर. उसका एक्सपर्टीज़ इसलिए ज़रूरी है रिलीजन मैटर के ऊपर बेटा कि जब उसने तमाम तर पॉलिटिकल सिस्टम को, लेजिस्लेशन, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, सोशल सिस्टम, इन सब चीज़ों को अगर उसने रिलीजन टर्म्स पे लेकर चलना है और थियोलॉजिकल टैक्सेशन से जो है रेफरेंस कोट करना है, तो अगर उसका अपना ही रिलीजियस मैटर्स के ऊपर एक्सपर्टीज़ नहीं है तो वो किस तरह से गाइड कर सकता है पब्लिक को. उसके बाद कुरैश वाली बात जो है, रेस शुड बी कुरैश, ये बात उसने इसलिए कही थी क्योंकि जब हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने दुनिया से पर्दापोशी फरमाई थी तो एट दैट टाइम हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बारे में भी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने यही कहा था कि हॉली प्रॉफिट ने यही कहा कि मेरे बाद जो रूलर होगा वो कुरैश से होगा. ये उन्होंने कोट की थी बात जिसके ऊपर आज भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन इसने अपनी फ़िलासफ़ी में ये चीज़ कोट की है कि ये कुरैश या ब्लड जो है या ट्राइब जो है उसका वही होना चाहिए, और यही रेस जो है वो रूलर्स की रेस है. उसके बाद ड्यूटीज़ कौन कौन सी हो सकती हैं इमाम की वो देख लेते हैं. प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजन, मेंटेनेंस ऑफ कोर्ट और जस्टिस, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीस, फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम,
hiring of honest employees, zakat system, publicity of Islam and stalemate of crimes. बेटा पहली तो बात है कि रिलीजन को वो प्रोटेक्ट करें। रिलीजन के अगेंस्ट अगर किसी भी तरह की नेगेटिविटी प्रमोट हो रही है, जैसे कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में इस्लामोफोबिया जैसी फ़िलासफ़ीज़ या इस्लाम इज़ अ टेररिस्ट रिलीजन, एक फ़ेक आइडियोलॉजी इस्लाम के अगेंस्ट जो है प्रोपेगेट की जा रही है, तो पहली तो बात है कि वो रिलीजन के ऊपर जितने भी अटैक्स हैं या रिलीजन के अगेंस्ट जितनी भी मोनोपोलाइजेशन क्रिएट हो रही है उसके अगेंस्ट रिलीजन को प्रोटेक्ट कर सके। उसके बाद है वो कोर्ट और जस्टिस, ये दोनों चीज़ें मेंटेन करें। काजी को जो है वो बाकायदा अथॉरिटीज़ दे, इंडिपेंडेंटली जस्टिस और जो जज है या जो जितने भी आपकी कोर्ट्स हैं उनको काम करने दे, क्योंकि अगर जस्टिस डिलीवर नहीं होगा तो माशरा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो उसको हमेशा ये फोकस करना है कि इंसाफ जो है वो जल्द अज जल्द मिले, ताकि कोई भी अमीर जो है वो अपने आप को ऑल पावरफुल ना समझे और वो सप्रेस ना करे अपने से लोअर रैंक के लोगों को, स्लेव्स के राइट्स को स्नब ना करे और सोसाइटी के अंदर एक केओस और मेस क्रिएट ना हो। उसके बाद बेटा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीस है। पीस का मतलब है इंटरनल एंड एक्सटर्नल पीस बोथ, एंड पीस बिटवीन ट्राइब्स, पीस बिटवीन डिफरेंट क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। पीस का मतलब कभी भी एक पर्सपेक्टिव में नहीं होता। इसका मतलब है कि कोई भी आइडियल स्टेट तब आइडियल होती है व्हेन सिविलियंस आर बेसिकली कोऑपरेटिंग विद ईच अदर, when there is no difference on the basis of caste system, race and religion। इस बात के ऊपर जो है वो लोग एक दूसरे से जो है वो फाइट नहीं करते। कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स में अगर आप देखो तो सेक्टेरियन और एथनिक आइडेंटिटीज़ की वजह से ही आपका नेशनल इंटीग्रेशन और नेशनलिज्म का जो एक आइडियोलॉजी है वो बहुत वीक हो गई है, क्योंकि पीपल आर मोर टिल्टेड टुवर्ड्स देयर एथनिक एंड टुवर्ड्स देयर रेस, टुवर्ड्स देयर रिलीजन आइडेंटिटी, शिया सुन्नी, पंजाबी सिंधी। तो ये इश्यूज इतने बढ़ गए हैं कि कहीं ना कहीं आपकी जो नेशनलिज्म है और आपका जो पीस है, जिसको हम नेशनल पीस भी कहते हैं, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका है। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम। स्ट्रॉन्ग डिफेंस सिस्टम इसलिए ज़रूरी है बच्चों कि आपका जो डिफेंस है, आपके जो फ्रंटियर्स हैं, उनको ऑब्वियसली जो आपके एक्सटर्नल टेरिटोरियल एक्सपेंशनिज्म का पर्सपेक्टिव है उससे प्रोटेक्ट किया जा सके। आप जब अपनी स्टेट को प्रोटेक्ट करेंगे तभी सिविलियंस जो हैं वो आप पे ट्रस्ट करेंगे, और जब आप उसके ऊपर सिविलियन ट्रस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अपनी स्टेट को और ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जो है वो लेकर जा सकते हो। ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ की हायरिंग इसलिए ज़रूरी है बेटा कि आपका जितने भी सिस्टम्स हैं जिसमें आपकी मिनिस्ट्रीज़ आती हैं, आपका इकोनॉमिक सिस्टम आता है, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ऑनेस्ट एम्प्लॉयज़ हों, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ ही आपके डिसऑनेस्ट हैं तो वो पब्लिक को किस तरह से सिखाएंगे कि ऑनेस्टी क्या चीज़ है। इसके अलावा एम्प्लॉयज़ तो हैं वो बेसिकली इंश्योर करते हैं मेरिटोक्रेसी को, वो बेसिकली एरेडिकेट करते हैं आपके फेवरेटिज़म, नेपोटिज़म और बाइसनेस बिहेवियर को एरेडिकेट करते हैं। तो अगर आपके एम्प्लॉयज़ ही डिसऑनेस्ट हैं तो डेफिनेटली आपके सिविलियंस कैसे सेटिस्फाई होंगे। उसके बाद ज़कात सिस्टम, ज़कात के ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, और ज़कात जो है क्योंकि इस्लाम ने कहा है कि बेसिक जो हैं वो 5 अरकान हैं रिलीजन के, और उसमें एक ज़कात है, तो ज़कात के ऊपर किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ ना किया जाए, ताकि सोसाइटी के अंदर जो रिच और पुअर का गैप है उसको कम अज़ कम मिनिमाइज़ किया जा सके, और जो पावर्टी है उसको एरेडिकेट करने की एट मैक्स जो है वो एफर्ट्स की जा सकें। उसके बाद पब्लिसिटी ऑफ इस्लाम का मतलब है कि आपको पता है कि इस्लाम की पब्लिसिटी जो है वो इमाम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ताकि लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा इस्लाम की तरफ अट्रैक्ट हों, इस्लाम को एज अ रिलीजन जो है वो अडॉप्ट करें, और इस्लाम जो है उसका फिर फर्दर जो है दूसरे लोगों को भी सिखाएं कि इस्लाम किस तरह से एक बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीका बताता है, और फिर रोज़े आखिरत, डे ऑफ जजमेंट वगैरह के बारे में जो भी गाइडलाइंस हैं, तो इस तरह इस्लाम की पब्लिसिटी बहुत ज़रूरी है। क्राइम्स के अगेंस्ट जो है वो नो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। क्राइम्स के अगेंस्ट किसी तरह की टॉलरेंस जो है उसको अफोर्ड नहीं करना चाहिए। क्राइम्स के पर्सपेक्टिव में मैं आपको बता दूं कि नो टॉलरेंस पॉलिसी का मतलब ये है कि तभी आप क्राइम को जो है वो एरेडिकेट कर सकते हो। इस्लाम में हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने यहाँ तक क्लेम किया कि अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। सिर्फ इसलिए कहा गया कि एक बहुत स्ट्रिक्ट मैसेज लोगों को देना था कि क्राइम्स के अगेंस्ट नो टॉलरेंस पॉलिसी है, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, चाहे वो उनकी अपनी खुद की बेटी ही क्यों ना हो। यही वजह है कि इस्लाम ने बहुत एक्सट्रीम पनिशमेंट्स बताई हैं, ताकि उन पनिशमेंट्स को लोग जो हैं वो डेटरेंस के तौर पे लें। डेटरेंस का मतलब ये होता है बेटा एक ऐसी पनिशमेंट जिसके बाद लोगों के दिल में ये खौफ बैठ जाए कि हमने अगर ये किया तो हमारे साथ भी ये हो जाएगा।
जैसे चोरी के ऊपर हाथ काटने की पनिशमेंट इसलिए है कि हाथ के बगैर आप काम कैसे करोगे। हाथ एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका बॉडी पार्ट है, अगर इसको ही कटवा दिया जाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत से काम करने से जाओगे ना। तो ये जो फियर है, ये जो डेटरेंस पॉलिसी है, इसको क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। फिर बेटा टॉपल कब कर सकते हो आप इमाम को? 3 तरह के। एक पहली बात है मॉरल चेंज। मॉरल चेंज का मतलब बेटा क्लियरली ये है जब आपका इमाम जो है वो रिलीजन को प्रोटेक्ट ना करे, जब आपका इमाम जो है वो खुद करप्शन करे, जब वो डिसऑनेस्ट हो जाए, वो बेसिकली कुरान और सुन्ना की प्रोटेक्शन ना कर सके, वो बेसिकली पब्लिसिटी ऑफ इस्लाम में जो है वो लैक करे, वो ज़कात सिस्टम को जो है वो इम्प्लीमेंट ना करा सके, इसके अलावा वो जो राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ हैं और मेजॉरिटी उनको प्रोटेक्ट ना कर सके, वो पीस को प्रोटेक्ट ना कर सके, और सबसे इम्पॉर्टेंटली वो ख़ुद जो है जितने भी रिलीजियस कॉनोटेशंस हैं जैसे नमाज पढ़ना, सर्मन्स ऑफ फ्राइडेज़ वगैरह, वो ख़ुद इन चीज़ों में लैक करे और इस्लामिक आइडियोलॉजीज़ को जो है वो फॉलो ना करे। तो ये जो मॉरल चेंज है उसके ऊपर आप इमाम को जो है वो टॉपल डाउन कर सकते हो, आसान लफ्ज़ों में घर बेच सकते हो। सेकंड है जी फिज़िकल चेंज। फिज़िकल चेंज से मुराद ये है कि अगर वो फिज़िकली फ़िट ना रहे, फिज़िकली हेल्दी ना रहे, जैसे कि उसको पता हो कोई इस तरह की डिज़ीज़ हो जाए जिसमें पता हो कि कभी भी मौत वाक़या हो सकती है, या फिर आंखें जो हैं उनकी बेनाई चली जाए, बहुत इंपॉर्टेंटली, ठीक है, क्योंकि आपने डॉक्यूमेंटेशन आपने डिफरेंट खतूत पे साइन करने हैं, तो आप ट्रस्ट नहीं कर सकते ब्लाइंडली किसी और के ऊपर। या फिर आपके हाथ पाँव जो हैं वो ऑब्वियसली जिस तरह पैरालिसिस वगैरह हो जाता है, तो आप मिलिट्री को कैसे लीड करोगे। जब लोगों को ये पता होता है कि हमारा लीडर ही वीक है, तो डेफिनेटली उनको पता होता है कि गवर्नमेंट वगैरह के अगेंस्ट रिवॉल्ट करना बहुत आसान है। तो दिस इज़ एन अदर रीज़न जिसकी वजह से फ़िज़िकल फ़िटनेस को जो है रिलीजन ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, क्योंकि फ़िज़िकल फ़िटनेस की वजह से ही आप जो है वो रूल कर सकते हो, और पब्लिक के अंदर एक इमेज होता है कि हमारा रूलर बहुत स्ट्रॉन्ग है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट व्हेन इमाम इज़ अंडर सेज, इसका मतलब है जब अटैक हो जाए आपकी टेरिटरी के ऊपर और आपके इमाम को बंदी बना लिया जाए, स्लेव बना लिया जाए, तो उस टाइम पे फ़ौरन जो है आपकी कंसल्टेशन या मजलिस शूरा के जो लोग हैं वो मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपका नेक्स्ट रूलिंग इमाम कौन होगा, ताकि इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर वो लीड कर सके। बेसिकली जब ये कत्ल हुआ था तो हज़रत उस्मान गनी का, तो उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भी घर तक जो है वो लोग खुद गए थे, ट्राइबल हेड्स गए थे पूरा मजमा बना के कि आप हमें आके रूल करें, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि हमें काफिरीन ना रूल कर दें। तो ये सारी की सारी जो एग्जांपल्स हैं वो बेसिकली खुलफा राशिदीन के टाइम से ही कोट कर रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर थ्योरी ऑफ वेल्थ के अंदर बेटा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शरिया ऑफ हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, जो शरिया जैसे कि ज़कात सिस्टम, सदका खैरात, कॉपरेशन विद कैलिफ ऑफ एपॉक, जो आपके एरा के टाइम पे कैलिफ है उसके साथ आपने कॉपरेट करना है, ये बहुत ज़रूरी है। इन्विजिलेशन एंड डिवीजन ऑफ टैक्सेस, आप अच्छे से इन्विजिलेशन करें, चेक एंड बैलेंस रखें, डिवीजन ऑफ टैक्सेस को देखें कि किस तरह से कौन कौन सा इंस्टीट्यूट जो है उसको आप कितनी बजटिंग की ज़रूरत है, कितनी एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है। इसके अलावा आप पैसा जो है वो खर्च कर सकते हैं क्राइम्स को एरेडिकेट करने के ऊपर और पनिशमेंट देने के लिए क्रिमिनल्स को जो क्राइम्स सवेयर क्राइम करते हैं। पब्लिसिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन के ऊपर जो है वो आप पैसा खर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी ऑफ वेल्थ है। ये 3 जो हैं इन्विजिलेशन एंड डिवीजन, स्टेलमेंट टू एरेडिकेट, पब्लिसिटी एंड एक्सपेंशन ऑफ रिलीजन, ये हॉली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम के टाइम पे भी फॉलो किया जाता था। फिर थ्योरी ऑफ मिनिस्ट्री जो है उसका वर्ड जो है वो वज़ीर से डिराइव किया है। इसका मतलब होता है वज़र, विच मीन्स वेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो बोझ होता है। जो क्वालिटीज़ हैं वज़ीर की, जो ऑब्वियसली इमाम के अंदर काम करेगा बेटे, उसकी ऑनेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, दैट मीन ही शुड बी वेरी लॉयल। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब है कि उसको अपने ऊपर कमांड हो, उसको अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो कि वो इस वजारत को हैंडल कर सकता है। एक्यूमेन एंड विजडम, उसके विजडम और इंटेलेक्ट के ऊपर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अपॉर्चुनिस्ट का मतलब है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके, अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सके इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर भी। सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री का मतलब है कि वो अपनी पर्सनालिटी से जो है वो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, उसको अपनी ग्रूमिंग के लिए फर्दर किसी चीज़ की ज़रूरत ना हो, वो लोगों की, दूसरों के वेलफेयर के लिए जो है वो काम करना चाहता हो। गुड टर्म्स विद पब्लिक, जो एक मिनिस्ट्री का बनता है उसके टर्म्स जो है वो पब्लिक के साथ बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। पब्लिक उससे थ्रेट ना फील करे, बल्कि पब्लिक के एक बहुत फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं उसके साथ होने चाहिए। करेजियस, अगेन गुड इन कैरेक्टर, ऑब्वियसली हाई मॉरल, हार्ड वर्किंग। डेफिनेटली जब तक हार्ड वर्किंग नहीं होगा वो अपनी मिनिस्ट्री के या अपने वजारत के जितने भी काम हैं उनको अच्छे से हैंडल नहीं कर सकेगा। जैसे पाकिस्तान में जितने भी मिनिस्टर्स हैं
हैं वो सारी मीडिया की रिपोर्टिंग हर चीज़ के बाद उनको होश आती है कि हमने भी कोई कमेंट करना है। नॉलेज और इंटेलेक्चुअल नॉलेज मॉडरेट होना चाहिए, डेफिनेटली एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना चाहिए। मिस्टिसिज्म, जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, मिस्टिक क्वालिटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। काइंड्स ऑफ वजारत के अंदर बेटा डेलीगेटेड मिनिस्ट्री है और कम्युनिकेटिव। डेलीगेटिव का मतलब है डेलीगेट, बहुत बहुत ज़्यादा नाजुक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जैसे मिलिट्री की हैं, डिफेंस की, प्रोटेक्शन है, क्राइम है, जस्टिस है। और कम्युनिकेटिव मिनिस्ट्री वो है क्योंकि पुराने ज़माने में भी आप डिफरेंट खतूत जो हैं वो भिजवाते थे, कम्युनिकेशंस जो हैं वो करते थे, डिफरेंट लेवल पे फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी की, कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स की तरह तो नहीं बट विद डिफरेंट कॉनोटेशंस जो है वो फॉलो किया जाता था। तो वो कम्युनिकेटिव मिनिस्ट्री जो है बड़ी इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद मवादी की जो जस्टिस थ्योरी है बेटा, उसमें ऑब्वियसली काजी की जो क्वालिटीज़ वो एक्सप्लेन करता है। अगेन मेल होना चाहिए, एक तो मुस्लिम होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, मुजद्दिद वो होता है जो इज्मा और इज्तिहाद के ऊपर फाइनल सेइंग और वर्डिक्ट दे सके कि कॉन्टेम्प्रेरी टाइम्स के अकॉर्डिंगली क्या चीज़ चेंज की जा सकती है। इंटेलिजेंट हो, फिजिकली और मेंटली अगेन फिट हो, नॉलेज और एक्सेलेंस उसकी कमाल की हो शरीयत के ऊपर, सुन्ना के ऊपर, ताकि वो इस्लाम के अकॉर्डिंगली जो है वो फैसले सुना सके। ड्यूटीज़ क्या हो सकती हैं जी? पहली ड्यूटी है काजी की कि वो पनिशमेंट जो है देगा, ठीक है, ऑपरेसर्स का, जो भी ऑपरेस कर रहा है किसी को, प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेगा। औकाफ मतलब दीन के जो नमाज हैं, ज़कात, हज, इनकी प्रोटेक्शन। मैरिजेस ऑफ विडोज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इन्विजिलेशन सबऑर्डिनेट स्टाफ, मिनिस्ट्री वजारत के नीचे जो स्टाफ है उसकी इन्विजिलेशन करेगा। गार्डियन को अपॉइंट कर सकता है फॉर द टाइम, जैसे इंटरम गवर्नमेंट होती है। कंपनसेशन करेगा, कंप्लेंट्स अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स के अगेंस्ट कंप्लेन है और उसको लग रहा है इसमें कंपनसेट किया जा सकता है पनिशमेंट के जगह, तो कंपनसेशन देगा। चेकमेट करेगा क्राइम्स को, अवॉइड करेगा कि लोग जो हैं वायलेशन ऑफ लॉज ना करें, और वो प्रमोट करेगा डेटरेंस पॉलिसी को। डिस्करेज करेगा मेल को, कि मेल और फीमेल के कंबाइन, जिसको हम कहते हैं कॉन्टेम्परेरी टाइम्स में को एजुकेशन वगैरह। और राइट्स ऑफ लेबरर्स को प्रोटेक्ट करेगा, डैट मीन स्लेव्स वगैरह के जितने भी राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करेगा। ये सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बेसिकली आपके काजी की हैं। दिस इज़ ऑल। और ये आपका सेकंड फ़िलासफ़र है मेजर मुस्लिम फ़िलासफ़र्स। आई होप ये बहुत ईजी रहा होगा फ़राबी की निस्बत। गुड लक स्टूडेंट्स।